टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब और हम मिलकर कई सारे टैक्स टिप्स आपको बताने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के शो में क्या है खास। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो क्या आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना है ज़रूरी। आपके पास आ गया डिफेक्टिव टैक्स रिटर्न का नोटिस, तो क्या है रास्ते। और साथ में भी बताएंगे कि क्या आपके लिए ज़रूरी है एडवांस टैक्स जमा करना। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इन दिनों एक मुद्दा अभी भी काफ़ी गरमाया हुआ। बजट पेश किए तो बहुत दिन हो गए, लेकिन बजट में एक छोटा सा बदलाव कर दिया गया था जो हर उन लोगों को चुभ रहा है जो विदेश अक्सर जाते हैं या विदेश जाने की प्लानिंग करते हैं, या फिर जिनके नाते रिश्तेदार बच्चे विदेश जाते हैं। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ एक नियम में बदलाव किया गया इस बजट में, और ये कहा गया कि अगर आप विदेश जाते हैं तो कुछ हालात में आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसको ITCC कहते हैं। अब लोगों के मन में कई सारी दुविधा उठ गई कि जब हर कोई विदेश जाएगा तो क्या सर्टिफिकेट लेगा क्या, या फिर सवाल ये उठता है कि हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर के जब मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सफाई जारी की है। वो सफाई बड़ी दिलचस्प है, ये समझते हैं कोहली साहब से। कोहली साहब, ये सफाई जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है वो लोगों के अंदर जो भी आशंकाएँ थी उसको दूर कर देती हैं। जी हाँ लक्ष्मण, अंग्रेजी में एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो आप जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं बजट की तो उसमें प्रावधान कुछ ऐसे लिखे होते हैं, कई बार उसका मतलब कुछ और निकलता है। जो अब स्पष्टीकरण जो निकल के आया है वो ये आया कि, और अब लक्ष्मण इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ITCC आज से नहीं 2003 से है। ये कोई पहली बात तो कोई नई चीज़ नहीं थी, पर स्पष्टीकरण निकल के ये आया कि केवल उन व्यक्तियों पर या तो जिनकी 10 लाख रुपए से ऊपर की कोई डिमांड खड़ी है, पहली बात। दूसरा, आपको याद होगा ब्लैक मनी एक्ट आया था पीछे, जिसमें आपको विदेशी संपत्ति वगैरह से संबंधित जो 2-3 लॉज एक साथ आए थे, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। यानी कि अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूं तो ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत कोई वायलेशन आपके ऊपर लगी हुई है, या आपका 10 लाख से ऊपर बकाया आयकर को है, वो ड्यू हो चुका है, और आप ऐसे में विदेश यहां से निकलना चाहते हैं, तो फिर वो डिपार्टमेंट चाहता है कि आप एक ITCC इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाएं। इसके अलावा किसी को भी ITCC की जरूरत नहीं है, ये स्पष्टीकरण आया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ गई थी कि हर किसी को जो विदेश जाएगा जरूरत है, तो स्पष्टीकरण बड़ा साफ है कि आपको बिल्कुल 10 लाख का ध्यान रखिए। ब्लैक मनी की वायलेशन है तो इन 2 केसेस के अलावा बिल्कुल। तो ये आपको, अगर आप विदेश जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी ज़रूरत है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना। और कुछ एक मामलों में ये ज़रूरी किया गया है। ये मामले कोहली साहब ने बताया कि अगर आपके ऊपर 10 लाख रुपए से ज़्यादा की टैक्स की देनदारी बनती है तब, या फिर आप ब्लैक मनी एक्ट के तहत आप पर कोई जांच चल रही है। तो इसमें एक सवाल मेरे मन में उठता है कि मान लिया जाए किसी के ऊपर 10 लाख रुपए की टैक्स की देनदारी है, उसने कहीं पे अपील करके उस पर स्टे दे दिया है। एक हालात एक अपील किया हुआ है, अपील पेंडिंग है, एक है कि स्टे लग गया हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा। तो अगर स्टे मिल गया है फिर तो क्योंकि स्टे नॉर्मली या तो CIT अपील से होता है या ट्राइब्यूनल से होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो स्टे मिल गया है फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब आपके ऊपर डिमांड खड़ी हुई है और आप ऐसे में, अगर मैं इसको देसी भाषा में कहूँ, सरक जाना चाहते हैं, तो फिर डिपार्टमेंट उस पर थोड़ा एतराज करता है कि भाई कल को किससे हम वसूलेंगे। स्टे लग गया है तो फिर तो कानूनी तौर पर आपको उतने समय मिल चुका है जमा कराने। लेकिन अगर सिर्फ आपने अपील किया तब नहीं है, सिर्फ अपील पे नहीं होगा, सिर्फ उस पे बकायदा ऑर्डर कोर्ट का होना चाहिए कि ये स्टे हो चुका है, तब आप जा सकते हैं। अगर खाली आपने अपील कर दिया है तो फिर नहीं चलेगा। 10 लाख से ऊपर है तो फिर आप ITCC बेहतर है लेकर जाए। अच्छा, एक चीज बताइए कि मान लिया दोनों कंडीशन को हम फुलफिल कर रहे हैं जी, ब्लैक मनी एक्ट में है या फिर 10 लाख से ज्यादा की टैक्स की देनदारी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या देखेगा कि देख करके हमें सर्टिफिकेट दे देगा कि ऐसा हो कि नहीं देगा? ऐसा तो नहीं कि हालात में बिल्कुल मना कर देगा। ऐसा नहीं है कि मना हो जाता है, दे दिया जाता है। कई दफ़े उससे गारंटी ले ली जाती है, कई दफ़े बॉन्ड भरवा लिया जाता है। ऐसा भी देखा गया कि बैंक गारंटी दे दी जाती है, या आपको कुछ, अगर मैं आसान भाषा में, कुछ ना कुछ आप उसके बदले में रख जाइए कि भाई कल को आप जा रहे हैं, अगर आप नहीं आए तो वसूली हम कहाँ से करेंगे, मोटे तौर पर। और ये भी लक्ष्मण प्रावधान है कि जब भी कोई अफसर आपसे ITCC मांग रहा है तो उसको चीफ कमिश्नर की परमिशन पहले लेनी पड़ेगी।
अगर मांग रहा है आपसे और आपको लग रहा है कि जायज़ नहीं है, तो आप चीफ कमिश्नर को अप्रोच कर सकते हैं। सीधा आपसे अफसर नहीं मार सकता, बड़े सख्त बनाए गए हैं कि ऐसे आप किसी को परेशान मत करिए, चीफ कमिश्नर की परमिशन जरूरी है। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बहुत ही रेयर केस में इस तरह की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप विदेश जा रहे हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें इन सब चीज़ों की। अगर कहीं कोई दुविधा हो तो हम लोग हैं, tax@moneycontrol.com पर लिखिए। और चलते हैं, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं गुड़गांव, जहाँ से हमारे साथ JL गोयल साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोयल साहब नमस्कार, बताएं क्या उलझन है आपके पास? नमस्कार कोहली सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गोयल सर, हमारा एडवांस टैक्स पेमेंट की क्वेरी है जी। एंड हम एक सीनियर सिटीजन है, 74 इयर्स एज है और हमारी कोई भी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम नहीं है। एक हमारी LIC एन्युटी आती है एनुअली 91,000 जो अंडर सेक्शन 192 होती है, जो एज ए सैलरी होती है, और इसके अलावा हमारा फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट है एंड एनुअल ग्रॉस इनकम इज अराउंड 20 lakhs। तो हमारी क्वेरी है, एम आई एलिजिबल टू पे एडवांस टैक्स और नॉट? गोयल साहब, आपको मैं खुशखबरी दे देता हूं कि इनके ऊपर कोई भी एडवांस टैक्स लक्ष्मण नहीं लगेगा। सीनियर सिटीजन्स को ये स्पेशल प्रिविलेज है गोयल साहब कि उनको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक शर्त होती है एडवांस टैक्स देने की सीनियर सिटीजन को, वो शर्त होती है कि अगर आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होती है, क्योंकि आपने जो इनकम के स्रोत बताए उसमें मुझे कहीं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नहीं नजर आया। तो गोयल साहब, खुशखबरी आपके लिए, सरदर्दी नहीं है। आप एक ही बार जब साल के एंड में रिटर्न फाइल करेंगे उसी टाइम आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करके अपना TDS के अलावा अगर कुछ बनता है जमा करा दीजिएगा। कोई एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जी गोयल साहब, सबसे अच्छी बात तो है कि आपने पूरे सेक्शन का अध्ययन किया और उसके साथ आपने सवाल पूछे पूरे रिसर्च के साथ। अब तो कोई उलझन नहीं है? नहीं सर, थैंक यू सो मच कोहली जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज़ से जुड़ने के लिए। और लेकिन ये छूट सिर्फ सीनियर सिटीजन को है? अच्छा, बाकी लोगों को तो देना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल, बाकी लोगों को देना पड़ता है और उसमें कोई छूट नहीं, इसलिए इसको बाकी लोग सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, सीनियर सिटीजन है तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। अब चलते हैं अहमदाबाद, जहाँ से राकेश मेहता साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेहता साहब नमस्कार, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ, थोड़ा सा ऊँचे बोले, आवाज़ आपकी कम आ रही है मुझे। जी, मेरा सवाल है कि जैसे कैपिटल गेन अकाउंट से अपन जमा करते हैं रुपए, तो 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना जरूरी है? क्योंकि आजकल TNC डाइवर्जन सब में टाइम लगता है नक्शा पास कराने में, तो 3 साल में कंस्ट्रक्शन करना कंप्लीट करना जरूरी है या नहीं है? जी हाँ मेहता साहब, आप सेक्शन 54 की बात कर रहे हैं। इन्होंने लक्ष्मण सवाल बड़े शॉर्ट में पूछ दिया, उसका पीछे जो बैकग्राउंड था वो नहीं बताया, पर इनके सवाल से ये अंदाजा हो गया कि ये किस बैकड्रॉप में पूछ रहे हैं। बिल्कुल, सेक्शन 54 में मेहता साहब, सेक्शन 54 और 54F दो में आपको प्रॉपर्टी खरीदने पर या कंस्ट्रक्ट करने पर ये बेनिफिट मिलता है। ये हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। बिल्कुल मेहता साहब, आपको 3 साल के अंदर पूरा करना पड़ेगा। नक्शा पास करने में देर हो रही है या नहीं हो रही, थोड़ा सा आप अपने ठेकेदार साहब को या जो भी नक्शा पास करा रहे हैं आर्किटेक्ट, उनको बोले जल्दी करें। 3 साल के अंदर अगर आप नहीं करेंगे तो सेक्शन 54 या 54F की, आपको पता होगा 54 में कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना होता है और 54F में सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करनी होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आप इस बेनिफिट से महरूम रह सकते हैं, ये बेनिफिट आपके हाथ से जा सकता है। तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में जल्दी करिए वरना नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसमें अगर मान लें कंस्ट्रक्शन मान लें 3 महीने 4 महीने कुछ महीने के लिए टल रहा हो, तो क्या हम एडवांस पेमेंट करके अपना दिखा सकते हैं खर्चा कॉन्ट्रैक्टर को या फिर सप्लायर को? नहीं लक्ष्मण, उसमें खर्च की बात भी नहीं है। आपको मकान का कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा। मतलब लॉ ये कहता है कि आपका मकान 3 साल में बन जाना चाहिए। तो मकान बनने की पहचान क्या है? अब देखने में कई मकान पूरे लगते हैं, अंदर मान लीजिए कोई टाइल बाकी है, बिजली का काम, तो वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। चलिए, तो मेहता साहब और कोई सवाल तो नहीं है? एक और सवाल है कि जैसे अगर एग्रीकल्चर डाइवर्टेड लैंड है तो उसको अपन एग्रीकल्चर इनकम दिखा सकते नहीं दिखा सकते? डाइवर्टेड लैंड से शायद आपका मतलब एग्रीकल्चर चेंज ऑफ लैंड यूज जो होता है, कन्वर्टेड लैंड से है। तो बिल्कुल, अगर आपने उसको एग्रीकल्चर लैंड करवा लिया है चेंज करके, बिल्कुल आप उसको एग्रीकल्चर लैंड दिखा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी आप वहाँ फसल उगा रहे हैं, पर यह ध्यान रखिएगा कि फसल वगैरह वहाँ होनी चाहिए। कुछ लोग क्या होता है, आपको नहीं कह रहा मैं, मेहता साहब को नहीं कह रहा, कुछ लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड खाली होती है,
उस पर कोई भी फसल दिखा दी तो आपकी बाकायदा वहाँ फसल होनी चाहिए, उस पर बुआई होनी चाहिए, उसकी कटाई होनी चाहिए, उसकी बेच होनी चाहिए, मंडी रसीद होनी चाहिए। बिल्कुल आपका इन प्रिंसिपल आंसर यस। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा मेहता साहब। आगे भी कोई उलझन हो तो लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। अब लेते हैं अगला सवाल दिल्ली से, जहां से धर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं, क्या उलझन है आपकी? एक जनरल कंसर्न है थोड़ा सा। एक तो ये है कि भाई 7 करोड़ हमारे टैक्स पेयर्स हैं और क्वेश्चन भी उतने बड़े होंगे। आपका ये एक सेशन हफ्ते में बहुत कम है। इसको जरा प्लीज बढ़ा दीजिएगा, कम से कम 2 सेशन होने चाहिए। तो जी बिल्कुल, आपकी बातों को हम लोग गंभीरता से लेंगे और इसको हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं। क्यों? बहुत अच्छी बात है कि इतना आप हमारे शो को पसंद करते हैं कि आप चाहते हैं कि 2 होने चाहिए। बिल्कुल, आगे बताएं आप। एक्चुअली मैं खुद इनकम टैक्स रिटर्न्स भरता हूँ और अभी 77 ईयर्स का हूँ। तो मुझे आपके इस प्रोग्राम से बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हमारे सीए वगैरह गुमराह करते हैं अपने पैसे के लिए। तो मेरा 2 क्वेश्चन हैं। पहले एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। एक हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें कि हमारा इक्विटी कंपोनेंट ये 3 होते हैं। इसमें एक का तो 65% से ज्यादा इक्विटी होता है, तो जिसको हम शेड्यूल 111, 112 में इसका इनकम टैक्स का हिसाब किताब करते हैं। तो 2 और हैं जो कि एक में 0 से 35% तक इक्विटी कंपोनेंट होता है और दूसरे में 35 से 65। तो ये डेप्ट ही थोड़ा सा माना जाता है, इक्विटी इसमें है। इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है और इसका किस शेड्यूल में है? हमने इसका गेन जो है इसमें रिपोर्ट करना है। ITR 2 होता है हमारा। हालांकि इसमें कोहली साहब, मैं 1 मिनट धर साहब को साफ कर दूं कि आपने कहा कि सीए साहब आपको गुमराह करते हैं, तो हर सीए वैसे नहीं होते हैं। बहुत सीए आपको टैक्स पेयर्स का ख्याल भी रखते हैं। हमारे कोहली साहब खुद एक जाने माने सीए हैं, तो पूरे सीए कम्युनिटी को बदनाम मत करिए। इक्के दुक्के हो सकते हैं किसी गलतफहमी में आपको ये इंप्रेशन गया हो, लेकिन सीए टैक्स पेयर्स की मदद भी काफ़ी करते हैं। फिलहाल आपकी उलझन को दूर करने के लिए हमारे साथ खुद काफ़ी बड़े सीए हैं। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कोई कभी कोई ऐसा होता है, वो भी कई दफ़े कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। एनीवे, अब देखिए इसमें धर साहब क्या है कि जो आपका डेट म्यूचुअल फंड है, अब जो नया प्रावधान आया है अभी बजट में, उसके अनुसार अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है तो आपके स्लैब से हिसाब से वो टैक्स होगा। तो आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना चाहें या आप उसको कैपिटल गेन में दिखाना चाहें, टैक्स उस पर स्लैब के हिसाब से ही लगेगा। तो आपने बिल्कुल इक्विटी का जो ठीक पकड़ा है, शेड्यूल 111 की आपने बात करी। इक्विटी अगर 65% से ज़्यादा इक्विटी है तो इक्विटी माना जाएगा, और अगर उसमें 35% इक्विटी है या उससे कम है तो फिर वाकई वो डेट में चला जाता है या पूरा डेट है। तो उसको अब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो आपका जिस भी स्लैब में आप हैं, ओल्ड रिजीम के हिसाब से आप स्लैब चेक कर लीजिए, न्यू रिजीम के हिसाब से स्लैब चेक कर लीजिए, जिस भी स्लैब में है धर साहब उस हिसाब से जाएगा। और मैं धर साहब की लक्ष्मण प्रशंसा भी करना चाहूँगा कि अपने रिटर्न 77 ईयर्स के हैं, अपने रिटर्न्स खुद फाइल करते हैं, बाकायदा इनको स्केड्यूल्स की नॉलेज है और बहुत बारीकी से नॉलेज है। बहुत ही तारीफ की बात है। चलिए धर साहब, और कोई उलझन? इसमें एक और चीज़ है। एक तो ये है कि भाई ये जो 65% से कम वो भी डेट माना जाता है, मतलब हाइब्रिड डेट वो डेट माना जाता है, उसको भी यही ट्रीटमेंट है। मतलब 0 से 65% जिसमें आपका मतलब डेट है तो वो वही माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 65 से ऊपर अगर इक्विटी है तो वो 112, 111 में जाता है। जी बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा कि 35% से, जैसा कि मैंने कहा 35% से कम इक्विटी है या डेट 65% से ज्यादा है तो वो फिर डेट ही माना जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा। और अगर इक्विटी है तो 112A का जो बेनिफिट मिलता है 1,25,000 का, वो आप ले सकते हैं। चलिए, तो धर साहब को जो के सवालों का जवाब जो कोहली साहब ने दिया वो सिर्फ धर साहब के लिए नहीं बल्कि कई सारे लाखों टैक्स पेयर्स हैं जिनके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद धर साहब हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने न सिर्फ अपनी समस्याएं सुलझाएं बल्कि वैसे बाकी टैक्स पेयर्स को भी समस्या सुलझाने में काफ़ी क्लैरिटी ला दिया इन्होंने। चलिए, आगे भी कोई सवाल हो तो हमसे संपर्क करिएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आपके पास भी आया है डिफेक्टिव टैक्स रिटर्न का नोटिस तो क्या है रास्ते, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, हम लोगों ने इतना लोगों को आगाह किया और लोगों को जागरूकता फैलाई कि बहुत सारे लोगों ने 31 जुलाई तक अपने सारे रिटर्न फाइल कर लिए, लेकिन रिटर्न फाइल करने के बाद भी अभी तक उनको चैन मिला नहीं है। कई लोगों को तो नोटिस आने शुरू हो गए डिफेक्टिव टैक्स रिटर्न के। तो ये नोटिस क्या होता है, इससे कितना घबराना चाहिए और फिर इसका रास्ता क्या है? लक्ष्मण, अंग्रेजी में कहावत है टू एयर इज ह्यूमन। गलती करना इंसान की फितरत होती है, गलती होती है और जल्दबाजी में हो जाती है, कई बार अनजाने में हो जाती है। तो 139 ब्रैकेट में 9 एक सेक्शन होता है जिसके अंतर्गत डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। और आप मानेंगे नहीं, बाहर सी आ गई है, मतलब एकदम से इतने नोटिस, क्योंकि अब सिस्टम जनरेटेड होते हैं तो क्यों आता है मैं कुछ कारण बता देता हूं उसका। या आपने गलत टैक्स की कैलकुलेशंस करी तब आ जाएगा, या आपने वो जो वेरिफिकेशन होती है 30 दिन के अंदर नहीं करी तब आपको नोटिस आ जाएगा। 26 AS में आपका जो TDS है और आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया उसमें मिस है, मैच हुआ तो आ जाएगा। उसमें 26 AS में इनकम कुछ और लिखी है, आपने कुछ और दिखा दी तब नोटिस आ जाएगा। या आपने कोई डिडक्शन बिल्कुल ही गलत क्लेम कर ली तब भी आ जाएगा। तो ऐसे में कुछ नहीं, रास्ता बहुत आसान है आपका। मुझे पता है अगला सवाल ये आने वाला है कि अब ऐसे में क्या करना चाहिए। आपने मेरे मुंह से बात सुनी थी, मैं सोचा मैं भी एक बार छीन के देखूं। तो वो उसमें आपको 139(9) के आप सेक्शन में जाइए, वहां जाके जो भी त्रुटि हुई है उसको आप रेक्टिफाई करके उस रिटर्न को आप दोबारा वहीं पर फाइल कर दीजिए। सेक्शन ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आप लॉगिन करते हैं तो 139(9) में जो ऑप्शन आ रहा है डिफेक्टिव रिटर्न का, उसके अंतर्गत जाके आपको एक मौका दिया जाता है, आप उस नोटिस का हवाला लेके आप उस रिटर्न को ठीक कर दीजिए, तो वो त्रुटि ठीक हो जाएगी और आपकी रिटर्न वैलिड हो जाएगी। तो इसमें कहीं कोई पेनल्टी, कहीं कोई लेट फाइन और नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं, ये बल्कि एक मौका दिया जाता है। ये नोटिस आपको एक मौका है कि भाई आपने गलती कर दी है, डिफेक्टिव है, आप इसको ठीक कर दियो। बाई चांस लक्ष्मण अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो जो रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन होता है 31 दिसंबर तक, वो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर क्योंकि उसमें आपको पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती है। ये मुझे लगता है एक आसान तरीका है जो कि आपको कुछ दिनों के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। अब चलते हैं मथुरा, जहां से जुगल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जुगल साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है जी, बताएं क्या उलझन है? नहीं, मेरा ये निवेदन था कि मतलब मेरी 23 लाख की इनकम है। हाँ हाँ, तो उसमें आधार मेरी 2 लाख की और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 8 लाख है। ठीक है। अब ये अकाउंट ये रही थी 24-25 की। तो ये अभी 22 तक 15% जो टैक्स लग रहा था लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, तो इस साल के बाद 20% हो गया है। तो इसमें क्या रिबेट, कोई बहुत तरीके की रिबेट से अपन सरकारी कोई बॉन्ड वगैरह या कुछ ले ले तो उससे रिबेट मिल जाए? अच्छा, ये है दरअसल बजट में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाया गया है उसके ये भुक्तभोगी हैं। हाँ, देखिए ये यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लक्ष्मण इन्होंने इसमें काम की बात ये करी कि हमने इतने शोज़ किए, इतना जिक्र, हमने ज़्यादातर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करी, हमने याद होगा, और बहुत सारे शोज़ किए, बहुत सारी चर्चाएं हुई, पर ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जिनको मार पड़ी है उसके बारे में कोई हमने इतनी चिंतन नहीं किया। पर जुगल जी ने आज हमको उसकी भी याद दिला दिया। बिल्कुल जुगल जी, बदकिस्मती से ये आपको फालतू टैक्स देना पड़ेगा। इसमें ना तो 112A की यानी कि जो इक्विटी पे मिलता है ना तो उसका बेनिफिट है, ना ही अगर आप प्रॉपर्टी पे भी मैं जाऊं तो प्रॉपर्टी में भी जो 54F का बेनिफिट है वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो जुगल जी फालतू जाएगा ही, इसमें कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट करके या किसी और रास्ते से अनफॉर्चुनेटली ये नहीं बच सकता। वाकई में ये टैक्स का बर्डन बढ़ गया है। अब चलते हैं वडोदरा, जहां से कृष्णकांत पारिक साहब हमारे साथ ईमेल भेजा इन्होंने दरअसल, और ईमेल में इन्होंने लिखा है कि इनकी पत्नी ने वडोदरा में 1,27 लाख रुपए में घर खरीदा है और पत्नी को इन्होंने 75 लाख रुपए दिए थे यानी घर खरीदने के लिए। अब ये जानना चाहते हैं क्या मुझे अपनी पत्नी को दिए गए लोन के लिए IT नोटिस मिल सकता है क्या? दिलचस्प सवाल है। देखिए, रीपे नहीं किया तो पत्नी नोटिस दे सकती हैं। IT पत्नी की नोटिस की चिंता करें, इनकम टैक्स की चिंता। जहां तक बात इनकम टैक्स नोट, देखिए अगर आपने बैंकिंग चैनल से दिया है, प्रॉपर तरीके से दिया है, और हम तो लक्ष्मण आपको याद होगा ये भी सलाह देते हैं कि लोन एग्रीमेंट भी आपको पर्सनल लोन्स का बनाना चाहिए, तो बिल्कुल कोई पारिक साहब को कोई नोटिस इनकम टैक्स से नहीं आने वाला है। और अगर मान लीजिए कोई पूछता भी है तो आपने अपनी पत्नी को दिया है तो आप जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आपने दिया है उसकी डिटेल आप अपने पास संभाल के रखिए, जिस मोड से आपने ट्रांसफर किया है, कोई ऐसा नोटिस नहीं आने वाला है। अगर ये गिफ्ट है
मतलब नोटिस क्या होता है, जब आप आपस में लेन देन करते हैं और अगर वो गिफ्ट बन जाता है तो 56(2) में आपको कोई गिफ्ट टैक्स भी नहीं लगता है। पर इससे होने वाली अगर इनकम है और वो गिफ्ट है तो फिर इनकम क्लबिंग का प्रोविजन पति पत्नी के बीच में जरूर आ जाता है। तो मैं तो फिर ये कहूंगा पारिक साहब को कि पत्नी के नोटिस का हम नहीं कह सकते, आयकर से कोई नोटिस आने का चांस मुझे नहीं। लेकिन अगर इन्होंने पत्नी को पैसे दिए, पत्नी ने घर खरीदा, उस घर को रेंट पे चढ़ा दिया, उससे आमदनी हो रही है, उससे आमदनी हो रही है और ये उस लोन पर ब्याज नहीं आ रहा है, ब्याज नहीं आया, तो फिर वो गिफ्ट की झलक देने लगेगा, तो उसमें फिर क्लबिंग प्रोविजन आ जाता है। तो बिल्कुल ये बता दीजिए। आपने तो उनकी पोल खोल दी बिल्कुल पूरी तरह से, पर बहुत अच्छी बात आपने स्पष्टीकरण दिया है। जी हाँ, अगर इसको गिफ्ट का रूप देते हैं तो फिर नोटिस आ सकता है। तो ये ख्याल रखिएगा और बाकी आगे देखा जाएगा। टैक्स गुरु है आपके लिए, चिंता बिल्कुल ना करें। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद टैक्स के टिप्स और भी बताएंगे आपको, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब चलते हैं सीधा हरियाणा, जहां से सुशील खुराना साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? मेरा जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन है एक। मैंने अपने जीएसटी नंबर कैंसिल करवाने की एप्लीकेशन दी थी 8 अगस्त 2022 में। ठीक है, 8 अगस्त 2022 में एप्लीकेशन दी, उसके बाद मेरा नंबर सस्पेंड हो गया और 8 अगस्त 2022 से लेकर 13/2/2024 तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया डिपार्टमेंट से। ठीक है, 13/2/2024 को एक मेल आती है जिसमें कहते हैं कि आपकी कैंसिलेशन एप्लीकेशन में रिजेक्ट कर दी है और मेरा नंबर इन्होंने एक्टिव कर दिया और मुझे कहा कि आप पिछले 19 महीनों की रिटर्न भरो, RC 3(1) और 3B। तो मैं डिपार्टमेंट में ऑफिस में गया, वहाँ उन्होंने कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स मुझे दिया नहीं और ऐसे करके महीना 1.5 महीना बीत गया ऐसे। फिर उनका मुझे शो का नोटिस भी आया 12/2/2024 को। उसको उन्होंने 1 महीना मुझे टाइम दिया था रिप्लाई करने का। उसके बाद उन्होंने 22/4/2024 को मेरा सू मोटो कैंसिलेशन कर दिया इन्होंने, 12/2/2024 से पीछे से किया उन्होंने और मुझे कहा कि सारी रिटर्न फाइल करो विद फॉर्म 10, फाइनल फॉर्म होता है वो फॉर्म 10, वो मैंने फाइल की। मुझे उसके लिए मुझे 9,000 रुपये फाइन भी देना पड़ गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं 9,000 फाइन इन्होंने क्यों चार्ज किया, जबकि मेरा नंबर सस्पेंडेड था, उसमें रिटर्न तो जा नहीं थी सकती और मेरी रिटर्न सारी जेल थी। आपका सवाल बहुत ही जायज़ है, बहुत ही जायज़ सवाल है। क्या बिल्कुल लक्ष्मण, ये बहुत लोगों को ये समस्या आ रही है और सुशील जी को मेरी सलाह ये है कि ये GSTR कमिश्नर जो इनके एरिया का है उनको एक बार जाके मिले और जो आपका सस्पेंड हुआ था उसका जो आपको इंटीमेशन आया था वो आप लेके जाएं, बताइए कि सस्पेंड हो गया था, मैंने समय पे कर दिया था। उसके बाद ये सिस्टम जनरेटेड एक फ्लॉ है और अगर वो भी नहीं होता है तो मैं इनको ये भी बता दूं कि अब GSTR एपिलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल भी हो गया है, तो आप वहां पर भी इसकी अपील कर सकते हैं। इसको आप बिल्कुल, आपको इसको लड़ना चाहिए और ये गैर जायज़ है, ये बिल्कुल डिमांड नहीं बनती क्योंकि आपने समय से सारा काम सुशील जी किया। बिल्कुल, सिर्फ यहीं तक नहीं हम लोग रुकेंगे। दरअसल आपकी ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, कई सारे GST के जो कारोबारी हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि जो CBIC जो कि GST डिपार्टमेंट है वो इस पूरे मामले को गंभीरता से देखें, क्योंकि जब आप अप्लाई कर दिए, सस्पेंड हो गया, फिर आप पुरानी तारीख से क्यों किसी को पेनल्टी इस पर लगा रहे हैं। खुराना साहब, फिलहाल तो जो रास्ता बताया कोहली साहब ने ये आप करिए, लेकिन आपके बहाने कई सारे दर्शकों, कई सारे GST कारोबारियों की समस्याएं सामने आई हैं और मैं चाहूँगा कि इनकम टैक्स माफ़ी चाहूँगा GST डिपार्टमेंट जो है इस पर कुछ पहल करे और ऐसी दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करे, ये आवाज़ वहाँ तक भी पहुँचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खुराना साहब हमसे जुड़ने के लिए। कोहली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिएगा tax@moneycontrol.com पर और सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।